नमस्कार, स्प्रेड लॉ के खास प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं विताशा शर्मा। लीगल पॉइंट हमारी उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत हम देश में लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में जानना कई बार जरूरी हो जाता है। और आज हम बात करेंगे एडॉप्शन के बारे में। जी हाँ, एडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया। इसके बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाता है जो बच्चा गोद लेना चाहता है। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार धर्मेंद्र आर्य जी। लीगल पॉइंट में आर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी, इससे पहले हम आपके साथ चर्चा को शुरू करें, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले मिले। इसके अलावा हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को सिर्फ लीगल अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश के रूप में ही देखें। इसमें बताई गई बातों को कानूनी सलाह नहीं माना जा सकता। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, ये भी गुजारिश है कि हमारी दी गई जानकारी पर अमल करने से पहले आप कानूनी सलाह जरूर ले लें। और आर्य साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी को बच्चा गोद लेना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है? साथ ही ये भी बताएं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखिए, दरअसल बात यह है, जब भी आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वो अगर आप हिंदू हैं तब हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत गवर्न होता है। अगर आप हिंदू नहीं हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप एनआरआई हैं, आप फॉरेनर हैं, या फिर जो है आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जो है आप गवर्न होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एलिजिबिलिटी क्या है। जो व्यक्ति गोद ले रहा है वो हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। वो शादीशुदा है तो उसकी पत्नी की कंसेंट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो है बच्चा जिसको गोद लिया जा रहा है वो भी हिंदू होना चाहिए। दूसरी बात जो है, उस बच्चे की आयु 15 वर्ष तक होनी चाहिए। 15 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता। वो बच्चा शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी है जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं और जो इस बच्चे को दिया जा रहा है, गोद दिया जा रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर मान लो कोई महिला जो बच्चा गोद लेना चाहती है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर वो अनमैरिड होनी चाहिए। अगर वो अकेली है, सिंगल महिला अडॉप्ट कर रही है, अनमैरिड होनी चाहिए, या कोई वो विडो है, या फिर कोई ऐसी महिला है जिसके पति को जो है उन्होंने रिनाउंस द वर्ल्ड, जिसने संसार छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, या फिर वो जो है जिसका हस्बैंड जो है अनसाउंड माइंड हो गया है, या फिर वो जो है हस्बैंड जो है कन्वर्ट हो गया है, उसने मुस्लिम धर्म अडॉप्ट कर लिया है, या कोई क्रिश्चियन बन गया है, तो उस सर्कमस्टांसिस में भी वो महिला अकेली खुद बच्चे को गोद ले सकती है। तीसरी एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि जो बच्चे को गोद लेना चाह रहा है, अगर वो एक लड़के को गोद लेना चाहता है तो उसका पहले अपना कोई लड़का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर वो लड़की को गोद लेना चाह रहे हैं तो उनकी पहले लड़की नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो गोद ले रहा है उसका पहले लड़का अगर गोद लेना चाहता है तो लड़का नहीं होना चाहिए, लड़की गोद लेना चाहते हैं तो लड़की नहीं होनी चाहिए। अगर वो यानी सेम सेक्स नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट पहले सेक्स होना उनके चाहिए। पास वो बच्चा पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा पहले नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जो है अगर सिंगल मेल गोद लेना चाह रहा है तो वो लड़की को गोद नहीं ले सकता। लेकिन सिंगल फीमेल अगर गोद लेना चाह रही है तो वो लड़की और लड़के दोनों को जो है गोद ले सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है गोद दे कौन सकता है, यानी कि गोद दे कौन सकता है। अब ये तो बात हुई लेने वालों की, अब देने वालों की भी जो है वैलिडिटी में आना बहुत जरूरी होता है। यानी कि बच्चे के माता पिता बच्चे को गोद दे सकते हैं। दूसरी बात,
बच्चे को गार्जियन जो है, जो उसका संरक्षक है बच्चे का, वो उसको गोद जी दे सकता है, लेकिन जो माता पिता की विल जरूर होना चाहिए। यानी कि माता पिता की ये इच्छा थी कि मेरे इस बच्चे को गोद दिया जा सके। और उसके साथ हम्म साथ अगर मान लो माता पिता की विल नहीं है और गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है बच्चे का, तब उस सर्कमस्टांसिस में उसको कोर्ट में अप्लाई करना होगा। कोर्ट से पहले अप्रूवल लेना होगा, यानी कि ऑर्डर लेना होगा कि वो गार्जियन जो है गोद बच्चे को गोद दे सकता है। ये तो कुछ जी एलिजिबिलिटी है। और इसके साथ साथ कुछ और क्राइटेरियाज हैं। वो ये है कि जो व्यक्ति बच्चे को गोद ले रहा है वो मेंटली साउंड होना चाहिए, साइकोलॉजिकल स्टेबल होना चाहिए, और अगर वो शादीशुदा हैं तो एटलीस्ट 2 साल पहले तक जो है पति पत्नी के संबंध अच्छे होने चाहिए। और हम्म उसके साथ साथ जो है यहाँ पर एज की क्वालिफिकेशन भी दी गई है कि जो बिल्कुल बच्चा गोद ले रहा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत, तो वो उनकी एज गैप भी बताया गया है कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो हम्म इतना गैप तो उनका होना चाहिए जो बच्चे को गोद ले रहा है और बच्चे का। और अगर मान लो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत वहां कुछ एलिजिबिलिटी है। वहां क्या है कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉ में, ज्यूश के पर्सनल लॉ में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया नहीं है, बच्चे को गोद नहीं ले सकते वो हम्म लोग जो है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ने अब उनको भी इस बात से नवाजा है, उनको भी ये गिफ्ट दिया है कि वो बच्चे को गोद ले सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर कौन से बच्चे आते हैं? वो बच्चे जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, कोई पता नहीं है, और ऐसे बच्चे जिनको लावारिस छोड़ दिया गया है। क्योंकि आप अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चे को स्टेशन पे छोड़ दिया गया, स्टेशन पे घूमता हुआ मिला, अस्पताल में घूमता हुआ मिला, या बाजार में आवारा घूमता हुआ मिला। तो ऐसा कोई लावारिस बच्चा अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो वो चाइल्ड हेल्पलाइन में फोन करके उनको इन्फॉर्म कर सकता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, या किसी एनजीओ को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये बच्चा जो है लावारिस है और इसके गार्जियंस का कोई पता नहीं है। और हम्म ऐसी संस्था या पुलिस उस बच्चे को जब पकड़ती है, जब प्राप्त करती है, तो उस बच्चे को सबसे पहले जो है CWC के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या करती है, इस बच्चे को जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रख देती है। और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखने के बाद बच्चे को डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई हुई है गवर्नमेंट के तहत, अंडर जो काम करती है, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा है, आप मेहरबानी करके इस बच्चे के पेरेंट्स को खोजने की कोशिश करें। और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट जो है जहां से बच्चे की बैकग्राउंड का पता करते हैं, और अगर पता चलता है कि वो किस एरिया का है, कहाँ का है, तो फिर उस एरिया की पुलिस को इन्फॉर्म बिल्कुल किया जाता है और वहां के मिसिंग पर्सन स्क्वाड को इन्फॉर्म किया जाता है कि इस बच्चे के हम्म पेरेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और उसका जो है जो भी वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर उस बच्चे की फोटोग्राफ और वो जो है एडवर्टीजमेंट दी जाती है, और कोशिश की जाती है कि उस बच्चे के पेरेंट्स का पता चल सके ताकि बच्चे को रिहेबिलिटेट कर किया जा सके। और बच्चा अगर मान लो किसी तरीके से सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी बच्चे का पता नहीं चल पाता उसके पेरेंट्स का, तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे को फ्री फॉर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन जो है डिक्लेयर कर देती है। और तब वो बच्चा जो है उसकी इंफॉर्मेशन कारा को दे दी जाती है। कारा एक हम्म ऐसी संस्था है जो कि महिला एवं चाइल्ड डेवलपमेंट हम्म मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। और कारा के जो है, कारा को जब इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो कारा जो है ऐसे बच्चों की लिस्ट तैयार करती है और उनके जो है और फिर जो हम्म है जो बाकी संस्थाएं कारा के अंडर जो है रजिस्टर्ड हैं, तो उनको हम्म उन बच्चों के बारे में जानकारी दी जाती है, उन बच्चों को उनको बता दिया जाता है। जैसे स्पेसिफाइड अडॉप्शन एजेंसीज है, हर स्टेट के अंदर बनाई हुई हैं ऐसी जी एजेंसीज हैं, और बहुत आर्य सारी ऐसी साहब एजेंसी। जी यहाँ आपसे जानना चाहेंगे शायद कारा ने जो बहुत से सुधार किए हैं उसके बारे में बहुत से लोग जानते नहीं है, आपसे जानना चाहेंगे कारा जो है वो असल में है क्या। जैसा कि अभी आपने बताया कि जब गोद लेने की प्रक्रिया जो है उसमें आपको फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली
साउंड होना चाहिए, लेकिन साउंड होना चाहिए, कारा स्टेबल ने होना अपनी चाहिए। कुछ चीजों में बदलाव किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और बच्चों का भविष्य ठीक रहे। ऐसे में कुछ गाइडलाइंस बताएं कारा की, जो अब लगाई गई हैं और जिससे बहुत फायदा हो रहा है। देखिए, दरअसल बात यह है, कारा ने 2017 के अंदर कुछ नियम बनाए थे कि जी बच्चे को किस तरीके से गोद दिया जाना चाहिए। तो वो नियम जो है आज भी लागू होते हैं, और उस नियम के तहत जो है बच्चे को, चाहे वो एनआरआई है, इंडियन ओरिजिन का, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है, वो बच्चे को किस प्रकार से गोद ले सकते हैं। तो वो सारा के सारी प्रक्रिया को जो है कारा ने निर्धारित किया है, उसके नियम बनाए हैं, और वो कुछ मोटे मोटे तौर पे मैं नियम आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस समय बच्चा लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो उस बच्चे का एक सर्टिफिकेट जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ले लिया जाता है। उसके बाद कारा जो है अपने वेबसाइट में इस बच्चे के बारे में डिटेल दे देती है। उसके बाद जो चाइल्ड अडॉप्शन कमेटी, अडॉप्शन एजेंसी है, उसको जी भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है उस बच्चे के बारे में। अब मान लो कोई व्यक्ति बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, सबसे पहले वो क्या है कि कारा की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो है अपना फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद उसको कारा की वेबसाइट के ऊपर लोड करेगा। फॉर्म के अंदर क्या क्या मोटी मोटी जानकारी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो व्यक्ति जी जो है अपने बारे में, अपनी नाम पता, अपनी पत्नी का नाम पता, अगर वो शादीशुदा है, शादी कब हुई है, और शादी जो है किस प्रकार से, उनके पिछले 2 साल में स्टेबल होनी चाहिए शादी। और उसके साथ साथ वो अपने दोनों पति पत्नी का मेडिकल जो है सर्टिफिकेट भी साथ में लगाएंगे, जिससे कि ये पता चले कि उनको कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जिससे कि बच्चे के वेलफेयर में जो है किसी भी प्रकार से कोई खतरा हो। उसके साथ जी साथ वो अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका भी प्रूफ लगाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है, अपने परमानेंट एड्रेस का प्रूफ लगाएंगे, अपने पैन कार्ड का जो है प्रूफ लगाएंगे, और उसके बाद जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में वो सारी की सारी डिटेल जो है वो जो है अपने फॉर्म के साथ में लगाएंगे। और जब ये डिटेल जो है वो भेज देते हैं, एजेंसी को दे देते हैं, एजेंसी फिर उसके बाद जो है एक सोशल जो है ऑडिट रिपोर्ट कराते हैं उस व्यक्ति की स्टेबिलिटी के बारे में। जो कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी है उसकी जांच पड़ताल प्रॉपर वे में होती है। उसके लिए एक एजेंसी निर्धारित की हुई है जो कि सोशल वेलफेयर जो है रिपोर्ट तैयार करेगी। वो वहां पर्सनली जाएंगे, विजिट करेंगे, और जो है फिजिकली जो है वो सारी की सारी जानकारी जो उसने दी है उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के जी बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर देती हैं स्पेसिफाइड एडॉप्शन एजेंसी को। और फिर वो एजेंसी जब वो उस रिपोर्ट को देखती है तो रिपोर्ट में उसकी रिक्वायरमेंट भी, जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं वो बच्चे की रिक्वायरमेंट बता देते हैं, हमें किस एज का बच्चा चाहिए, किस कलर का बच्चा चाहिए, किस रिलीजन का बच्चा चाहिए, और कैसा बच्चा चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट्स ये देखे गए हैं कि बच्चा जो फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है उसको भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि सोशल वर्क करते हैं और जो ये चाहते हैं कि हम ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करें। और जो है वो ये भी देखते हैं इसके साथ साथ कि उस जो व्यक्ति जो गोद ले रहा है उसके पहले 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 3 बच्चे तक हैं तभी जाकर के वो जो है फिजिकली या मेंटली चैलेंज बच्चे को ही अडॉप्ट कर सकता है। नहीं तो 3 बच्चे तक जो है वो उनको जो है ज्यादा, इससे ज्यादा अडॉप्ट नहीं कर सकता। उसके साथ साथ जो है जब ये अच्छा, रिपोर्ट आ 3 बच्चे जाती से है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी नहीं होने चाहिए। उसके साथ साथ जब ये रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट ओके हो गई, तब उसके बाद जी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चे की मैचिंग की जाती है। जब ये कारा के पास आ जाती है रिपोर्ट, तब ये मैचिंग करते हैं कि भाई उनके रिकॉर्ड में उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन कौन से बच्चे हैं। और जब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यानी अडॉप्टिव पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बच्चों का चयन हो जाता है, तो 3 बच्चों की जो है वो लिस्ट तैयार करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह वो सारे लगा करके जो ये जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट करने के लिए जो है एप्लीकेशन दी है उनके पास भेज दी जाती है। जब उन पेरेंट्स को ये रिपोर्ट वो मिल जाती है तो उनमें से जिस बच्चे को वो चाहें वो उस बच्चे को अपनी कंसेंट दे देते हैं। रेफरल चिल्ड्रन में से एक को सिलेक्ट करके अपनी कंसेंट दे देते हैं। और जब वो जी कंसेंट दे देते हैं तो उसका कंसेंट आने के बाद फिर जो है इनकी मीटिंग कराई जाती है बच्चे की,
और जो अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं। और इनकी मीटिंग कराने के बाद काउंसलर दोनों को जी काउंसलिंग करती है, उस पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करती है और बच्चे को भी काउंसलिंग, ताकि बच्चे के बारे में उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि यह बच्चा किस बिल्कुल। नेचर का है, क्या है, कैसे है। और अगर जी दोनों एक दूसरे को जी। के बारे में कंसेंट दे देते हैं। हाँ जी, आप कुछ पूछ आरिफ रहे थे। साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, कारा की आपने बात की और बहुत सारी खूबियां भी बताई कि कारा किस तरह से काम कर रही है, खासतौर पर इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा काम करती है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि इतना इजी भी नहीं है जब आप कारा के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप वहां से बच्चा गोद लेना चाहते हैं, तो कंसेंट वहां से मिलने में बहुत टाइम लगता है, साथ देखिए, ही पूरी दरअसल बात प्रोसेस में यह भी है, टाइम लगता है। जितना जितना प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसमें समय तो लगता है, क्योंकि क्या है कि अगर करीबन मान लो, कितना समय लग जाता है? देखिए साल कई भर बार से तो दो ज्यादा? दो साल तक लग जाते हैं, जी। 2-2 साल तक लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चा तो सिक्योर रहेगा ना, कल को बच्चे को तो किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं होगी। अगर, बिल्कुल। क्योंकि कारा ने इसीलिए नियम बनाए हैं ताकि जो बच्चे जिसको गोद दिया जा रहा है उसका भविष्य सुरक्षित रहे। उसके कल्याण के बारे में हमें सबसे पहले देखना है कि बच्चा जिसको हम्म। गोद दिया जा रहा है उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम्म। तो इसीलिए जो है ना, जब वो पेरेंट्स आते हैं उनको जो है मीटिंग कराई जाती है। मीटिंग कराने के बाद फोस्टर केयर जो है, प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर के बोलते हैं इसको, हम्म। कि बच्चे को पहले वो रख करके देखते हैं कि बच्चे का बिहेवियर उनके साथ में मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद अगर उनका हम्म। बिहेवियर आपस में मैच कर जाता है, दोनों खुश हैं, बच्चा भी खुश है और अडॉप्ट करने वाले माँ बाप भी खुश है, तो उस सर्कमस्टांसिस में उसके बाद कानूनी बिल्कुल। जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है। तो जो जी। एजेंसी है, स्पेसिफाइड एजेंसी जो है उस बच्चे की, अडॉप्शन एजेंसी, वो जो है कोर्ट की प्रक्रिया को पूरा करता है। यानी कि इन जी। दोनों की तरफ से, बहुत खूब। पेरेंट्स की तरफ से और बच्चे की, ये अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स हैं, उन दोनों की तरफ से हम्म। एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं। कोर्ट जी। में जो तो है, आर्य साहब, ये तो हुई कारा की खासियत है, और कुछ दिनों पहले ये भी एक मामला सामने आया था कि अगर मदर सिंगल है और काम पर जाती है तो किसी मेड के भरोसे या आया के भरोसे ना छोड़े, अगर वो इस लायक है, वो बच्चे को समय दे पाएगी, तभी वो बच्चा अडॉप्ट करे। बहुत सारी अच्छी चीजें भी कारा ने अब शुरू की हैं, जो कि बच्चों के हक में है, जैसे कि आपने कहा। आर्य साहब, आप ये भी बताएं कि बच्चा गोद लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ लोग बिना कुछ कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखे बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कई तरह के विवाद हो जाते हैं। इन विवादों से बचने के लिए क्या करें? देखिए दरअसल बात यह है, जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से कानून सम्मत होनी चाहिए, तभी जाकर के वैलिड एडॉप्शन होगा। कई बार क्या होता है कि आज छोटा बच्चा है, आपने गोद दे दिया और जी। आपने जो कानून की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं किया। और जो रिक्वायरमेंट जैसे मैंने अभी बताई है कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के जी। अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और जुवेनाइल हम्म। जस्टिस एक्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी की हम्म। सारी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल होनी चाहिए। अगर मान लो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं, तो ये जो है अडॉप्शन जो है वॉइड होगा। और इसका जी। पता कब चलता है, कई बार जो है आपने तो बच्चा गोद दे दिया और उन्होंने ले लिया और जी। प्रक्रिया पूरी नहीं की, प्रक्रिया पूरी नहीं की और 50 साल के बाद, 40 साल के बाद तब जाके कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है। जैसे अभी हम्म। 6 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है केस का डिसीजन दिया है। उसके अंदर क्या था कि बच्चे की, लड़की थी, लड़की के माता पिता की डेथ हो गई। माता पिता की डेथ होने के बाद मौसी मौसा ने इस बच्चे को ले लिया। जी। अब इस बच्चे को जब मौसी मौसा ने ले लिया, सारे स्कूल सर्टिफिकेट में बच्ची का नाम जो है, मौसी मौसा का नाम एज ए पेरेंट्स है। जी। और उसके बाद राशन कार्ड में बच्ची का पेरेंट्स जो है वही दिखाए हुए हैं। और हम्म। जहां मौसा काम करता था, जिस गवर्नमेंट की सर्विस जो कर रहा था, उस डिपार्टमेंट में भी इस बच्ची का बेटी के तौर पे नाम दिया हुआ था। और हम्म। ये सारी की सारी कार्रवाई होने के बाद अब पेरेंट जो है, मौसा की डेथ हो गई। मौसा हम्म। की डेथ हो गई तो माँ बेटी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के आपस में डिस्प्यूट हो गया। प्रॉपर्टी को जी। डिस्प्यूट हो गया तो ये जो बच्ची है, इसने जो है सिविल कोर्ट में केस डाल दिया कि ये मेरे को डिक्लेयर किया जाए कि मैं जो है इनकी, जो सो कॉल्ड मेरी मदर हैं, मैं इनकी अडॉप्टेड डॉटर हूं और उसके साथ साथ जो मेरे फादर की प्रॉपर्टीज है मैं उसमें जो है बराबर की हिस्सेदार हूं। मैं भी हम्म। इनहेरिटेंस
कानून के मुताबिक तो मेरा भी हिस्सा हाँ, बनता है। अब माँ ने जो तो है, जैसा आपने कहा, इन विवादों से बचने के लिए खास तौर पर प्रॉपर्टी राइट्स और इनको सुलझा लेना जरूरी है, इसीलिए डीड बननी भी बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन हाँ होना भी देखिए बहुत दरअसल जरूरी है, बात यह है, चाहे फैमिली मैटर से क्यों ना हो। देखिए यही मैं बता रहा हूं ना कि क्या हुआ फिर उस बच्ची के साथ में। अब क्या हुआ कि जब मामला चलते हुए, अब ये बच्ची शादीशुदा है, अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि ये बच्ची दो चीजें प्रूव करने में जो है नाकामयाब रही। पहला जी क्या है कि बच्चे का लेन देन होना, लेन देन की प्रक्रिया, लेन देन की जो सेरेमनी है वो जी। नहीं हुई थी। यानी कि हम्म जो पेरेंट्स गोद दे रहे हैं और जो पेरेंट्स ले रहे हैं, ये प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। दूसरी जो है, हम्म। मदर की कंसेंट कहीं नहीं थी। मदर जो है अच्छा। उसने कहा मैंने तो कोई कंसेंट नहीं दी थी, हमने तो सिर्फ इस बच्चे को खाली पाला है, पाल पोस करके बड़ा किया है, हमने इसको गोद हम्म। नहीं लिया था, हमने सिर्फ इसको जी पाल पोसने के लिए और एक जो है माता पिता का नाम जी। दिया था, लेकिन गोद हाँ। नहीं लिया। तो फिर माननीय हम्म सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये बच्ची इन दो चीजों को प्रूव करने में कामयाब नहीं रही है, इसलिए ये हम्म अडॉप्शन जो है वैलिड अडॉप्शन नहीं है। अब आप देखिए हम्म। कितनी छोटी थी वो बच्ची जब गोद लिया गया, और जब डिस्प्यूट हुआ तो वो शादीशुदा थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रक्रिया जो है प्रॉपर फॉलो नहीं की गई थी, वैलिड नहीं थी, इसलिए जो है हम्म। ये अडॉप्शन जो है जी। वैलिड अडॉप्शन नहीं माना गया। इसलिए जब भी हम्म। आप बच्चे को गोद देते हैं या गोद लेते हैं, जी सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि सारी की सारी प्रक्रिया जो है वो प्रॉपर फॉलो होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह जी। का कोई डिस्प्यूट तो ना रहे। आर्य साहब, जो हमारे व्यूअर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक आम भाषा में आपसे जानना चाहेंगे कि एडॉप्शन की डीड और ये पूरी प्रक्रिया कितनी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन ये कितना जरूरी है, देखिए, ये बताएं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो गोद लिया जा रहा है बच्चा, उसकी डीड रजिस्टर्ड होना बहुत हम्म। जरूरी है, बहुत जी। जरूरी है, मीने 100% कंपल्सरी है, तभी जाकर के ये जो है वैलिड हम्म। होगा अडॉप्शन। और अच्छा। डीड आर्य क्या साहब, है? तो विटनेस कौन बने? विटनेस विटनेस देखिए किसको दरअसल, बनाया जा सकता है? विटनेस उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई और व्यक्ति जो है इस चीज का विटनेस हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विटनेस कौन हो सकता है। अब हम्म। क्या है कि जिस समय डीड होती है उस समय रजिस्ट्रार के ऑफिस में दोनों पार्टीज जाती हैं, यानी कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो भी जाते हैं और जो जी। अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो भी जाते हैं। दूसरी ठीक है। बात जो है, वहां पर दो विटनेसेस भी जाते हैं साथ में, और वहां पर जाकर के रजिस्ट्रार दोनों पार्टी से पूछता है, उनकी कंसेंट की बात भी सारी क्लियर हो जाती है, और उसके बाद ही जाकर के ये अडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड हो जाती है। एक तो बार आर्य साहब, ये जो अडॉप्शन डीड विटनेस आपने कहा है, दोनों पार्टी की तरफ से होते हैं? दोनों पार्टीज की तरफ से एक एक हो सकता है, जी। दो तो मिनिमम है, इसके अलावा और जितने भी विटनेसेस 3 भी हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन मिनिमम 2 विटनेसेस का होना बहुत जरूरी है। और फिर बहुत उसके बाद एक बार अगर ये डीड रजिस्टर्ड हो गई और जो है जरूरी। लेन देन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, उसके बाद ये वैलिड अडॉप्शन है। और जब एक बार वैलिड अडॉप्शन हो गया, तो फिर उसके बाद जो माता बायोलॉजिकल माता पिता हैं, उनका बच्चे से सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। और अब ये जो बच्चे को जिन्होंने माता पिता ने गोद लिया है, वो उस बच्चे के नेचुरल सारे राइट्स हो जाते हैं, उस बच्चे के इनहेरिटेंस का राइट हो जाता है, उस बच्चे के सारे ऑब्लिगेशन वैसे हो जाते हैं जैसे एक जी। नेचुरल चाइल्ड के, बच्चे के अपनी कोख से बच्चा जैसे पैदा हुआ हो, वो सारे के हम्म। सारे राइट्स जो हैं उस बच्चे के हो जाते हैं। अब जो चलिए। बायोलॉजिकल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जी। में इस बच्चे का आर्य कोई साहब। राइट नहीं रहता। जी। आर्य साहब, जो असली माता पिता हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, क्या गोद देने के बाद अपने बच्चे से मिल सकते हैं? नहीं, उस बच्चे से नहीं उनके मिल सारे सकते? संबंध जो है समाप्त हो जाते हैं, किसी भी तरह से वो नहीं मिल सकते। कई बार क्या होता है कि आपस में और रिश्तेदारी में अगर बच्चा बच्चा दे जिद दिया। करे, बच्चा जिद करे? देखिए दरअसल बात यह है, बच्चे को समझाना पड़ता है, काउंसलर के पास ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, और माँ बाप की भी ड्यूटी बनती है कि बच्चे को धीरे धीरे ये भी समझाएं कि हमने आपको गोद लिया है और अब आप हमारे बच्चे हो, ठीक है ना। और अगर कई बार क्या होता है, बच्चा मेजर होने के बाद फिर जाकर के अपने पेरेंट्स को मिलना चाहता है, तो वो जाकर के मिल सकता है, उसे तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जी। तो हम्म। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, जो कारा के नियमों के तहत बच्चे को लिया जा सकता है, तो इसमें फॉरनर भी कई बार जो है गोद ले सकते हैं। जी।
और जी। फॉरेनर्स जब गोद लेते हैं तो उसकी भी हम्म। एक प्रक्रिया जो है कारा ने सेट की है। तो कारा के हम्म। मुताबिक जो है किस तरीके से जो है गोद, एक फॉरेनर जो है वो जी। इंडियन बच्चे को गोद ले सकता है। अच्छा। एक फॉरेनर जो है अच्छा आर्य किस, सर, ये आपने जी बताया कारा की, तो आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई, इंटरनेशनल भी बताया किस तरह से गोद दिया जा सकता है, लेकिन ये भी बताएं जो एडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चा गोद ले लिया है, क्या वो बच्चे को छोड़ सकते हैं? नहीं, वो बच्चे को नहीं छोड़ सकते, अच्छा। जी। क्योंकि एक अच्छा, बार तो आपने आर्य गोद सर ये लिया। भी जानना चाहेंगे कि हिंदू लॉ के तहत तो हमने बात की, वो सारी प्रक्रिया आपने बता दी, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? देखिए, सिख और बौद्ध, जैन, वो सारे हिंदू हैं। जी। बाकी लोग जो रह गए, ईसाई, मुस्लिम, ज्यूश, जी। ये हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं आते। और इनके धर्म में जो है बच्चे को अडॉप्ट करना जो है अलाउ नहीं है। और अगर हम्म। इनको बच्चे का जो है, उसके लिए इनको गार्जियनशिप एक्ट के अंदर, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है बच्चे के ये गार्जियन बन सकते हैं, संरक्षक बन सकते हैं। और फिर जो है जी। जो संरक्षक बनेगा, और फिर उसके बाद जो है ये बच्चे को जो है, बच्चे को इनकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस के राइट नहीं मिलते, हम्म। जो एक नेचुरल, यहाँ हिंदू एडॉप्शन एक्ट के अंदर जो मिलते हैं वो सारे वो राइट मिलते हैं। लेकिन वो राइट्स जो हैं यहाँ गार्जियनशिप एक्ट के अंदर नहीं मिलते। वो सिर्फ उस बच्चे को गार्जियन बनते हैं और उस बच्चे को मेंटेन करना ही उनका जो है ड्यूटी है। और जब बच्चा मेजर हो जाता है तो उस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है बच्चा चाहे तो उनको गार्जियन ही ना माने और चला जाए उनकी कस्टडी से। हम्म। तो अगर वो कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो 2015 के बाद जे एक्ट ने उनको ये जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। अब हिंदू, जी। अब चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे ज्यूश हम्म। है, चाहे कोई वो फॉरेनर है, अगर वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के और कारा के बनाए गए नियमों के अनुसार जो है वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। और वहां बच्चे के फिर पूरे वही राइट होंगे जो उनके नेचुरल बच्चे के होते हैं। जी। आर्य साहब ये बताएं कि बच्चा गोद लेने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे को सही से रखा जा रहा है या नहीं, कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं, तो क्या अगर किसी बच्चे को गोद लेने के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है तो ऐसे में क्या होता है? क्या कई बार एडॉप्शन का जो ये डीड है या रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी ऐसा होता है कि उसे रद्द कर दिया जाता है? देखिए, दरअसल बात यह है, अगर मान लो कोई ऐसे सरकमस्टांसिस हुए हैं जहां पर ये लगा कि जिन जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अडॉप्शन में बच्चे को दे दिया है और वो देख रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जा रहा है और उसका जो है साइकोलॉजिकल जो है डिप्रेशन में जा रहा है वो बच्चा, और उसके ऊपर जो है बहुत सारे जुल्म किए जा रहे हैं और वो सब किए जा रहा हम्म। है, तो उस सरकमस्टांसिस के अंदर वो जो है सिविल कोर्ट में जाकर के एनलमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या जो जी। है पुलिस में जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या कारा के तहत जाकर के वो कर सकते हैं, या चाइल्ड वेलफेयर जी। कमेटी के अंदर जाकर के कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से बच्चा गोद दिया था और इस तरीके से ये सब किया। और अगर मान लो कोर्ट उस बात से सेटिस्फाई होता है और वो प्रूफ जो है कोर्ट के सामने लगा सकते हैं, तो कोर्ट को पावर है कि वो चाहें जी। तो ऐसे अडॉप्शन को एनलमेंट का जो है अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे जो है अनरिवोकेबल जो है अडॉप्शन जो है अनरिवोकेबल है, उसके अंदर उसको आप रिवोक नहीं कर सकते। और जहां तक अब मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अब ये जी। अपॉर्चुनिटी फॉरेनर्स को भी दी गई है, लेकिन फॉरेनर्स हम्म। किस तरीके से अडॉप्शन में बच्चे को, इंडियन बच्चे को ले सकते हैं, उसकी भी कारा ने जो है नियम बनाए हुए हैं। और ज्यादातर वही नियम है जिस तरीके से, बस एक यहाँ नियम, दो तीन नियम जो है वो अलग हो जाते हैं। पहला तो ये कि जो फॉरेनर बच्चे जी। को गोद लेना चाहता है, सबसे पहले वो अपने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन लेगा। हम्म। क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जब अगर उसको नो ऑब्जेक्शन दे देता है, क्योंकि क्या है, हेग कन्वेंशन के आगे वो जो तहत जो है बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है, इंटरनेशनल अडॉप्ट किया जाता है। अब वो हेग जी। कन्वेंशन के तहत जो है, क्या वो कंट्री उस जो अडॉप्शन का जो ट्रीटी थी उसकी मेंबर भी थी या नहीं थी। अब क्योंकि जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर 80 कंट्रीज हैं जो अडॉप्शन अलाउ करती है,
और बाकी कंट्रीज नहीं करती। तो अगर इंटर मान कंट्री लो अडॉप्शन की, जी जी, और बाकी क्या कंट्री अलाउ खासियत नहीं है? करती, अब मान जी। लो यहां से उन कंट्रीज से जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं वो यहां से आकर के अगर इंडिया से बच्चे को ले जाएं, अब वहां की कंट्री तो सिटीजनशिप नहीं देगी क्योंकि वहां तो जी, कंट्री ने अलाउ ही नहीं किया अडॉप्शन। तो फिर बिल्कुल। अगर सिटीजनशिप बच्चे को नहीं मिलेगी तो बच्चा तो अधर में रह गया, ना इधर का रहा ना हम्म, उधर का रहा। तो बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको नो ऑब्जेक्शन लेना होगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, हम्म, और अपने जो फॉर्म भरेंगे वो उसके साथ में उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को भी लगाएंगे, और बाकी वो सारी रिक्वायरमेंट जो मैंने पहले बताई हैं जो कारा की हैं वो उनको फुलफिल करनी होंगी। उसके बाद जो है वहां की स्पेसिफाइड एजेंसी जो है उस कंट्री की, जो हेग कन्वेंशन के अंडर उस एजेंसी को या तो रिकॉग्निशन मिला हुआ है या कारा के तहत उस एजेंसी को रिकॉग्निशन मिला हुआ है, उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी सारी प्रक्रिया वही है, वही सोशल ऑडिट होगा, वही जो है ना बच्चे की मैचिंग होगी, वही बच्चे को फिर ये इंडिया में आएंगे, बच्चे के साथ में मुलाकात करेंगे, प्री फॉस्टर जो है बच्चे को प्री एडॉप्शन जो है फॉस्टर केयर में लेंगे, और फिर उसके बाद अगर मान लो बच्चा इनको जच जाता है और बच्चे के साथ में इनका बिहेवियर ठीक है, फिर कोर्ट के अंदर बिल्कुल। अप्लाई किया जाएगा। जब कोर्ट के अंदर अप्लाई किया जाएगा तो कोर्ट जो है उसके लिए जो है अलाउ कर देगा। कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया तो फिर उसके बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर के बच्चे के रजिस्ट्रेशन, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है उसमें अप्लाई किया जाता है रजिस्ट्रार के यहाँ, कि अब इन पेरेंट्स का जिन्होंने अडॉप्ट किया इस बच्चे को, इसमें जी। बच्चे का बर्थ रजिस्टर के अंदर पेरेंट्स का नाम इनका आ जाएगा। और जब हम्म, इनका नाम आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है बच्चे के पासपोर्ट के लिए ये अप्लाई करेंगे इंडियन अथॉरिटीज को। जब पासपोर्ट जी। बन जाएगा तो फिर अपनी कंट्री के जो है अथॉरिटी को ये वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। और जब बच्चे का वीजा मिल जाता है, पासपोर्ट मिल गया, वीजा मिल गया, फिर ये बच्चे को लेकर के अपने देश चले जाते हैं। बिल्कुल। और फिर तो एक, जब ये जी, अडॉप्ट करते हैं तो फिर उस कंट्री के अंदर जो है हमारी जो एजेंसी है वो हर 6 महीने में जाकर के उस बच्चे को देखेंगी कि ये बच्चे को ठीक ठाक रख भी रहे हैं या नहीं रख रहे। जी, और उसके साथ साथ जो है वो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो वहां पर एम्बेसी है वहां सारे बच्चों को जो है हमारी कंट्री के अडॉप्ट किए गए हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी गेट टुगेदर होती है, उनका वेलफेयर देखा जाता है। कारा ने बड़े अच्छे नियम बनाए हैं ताकि बच्चों को बिल्कुल, अडॉप्शन के बाद भी उनको लुक आफ्टर किया जा सके। बिल्कुल। एक पूरा बढ़िया प्रोसीजर बनाया है कारा ने, जिस पर काम किया है और जिसको फॉलो भी किया जा रहा है। लेकिन चलते-चलते आपसे जानना चाहेंगे कि और जल्दी से जानना चाहेंगे, समय कम है, कि आप इस पूरे प्रोसेस को अगर एक व्यक्ति जल्दी समझना चाहे तो कैसे बताएँगे? देखिए दरअसल बात यह है कि पहले तो जो मैंने एलिजिबिलिटी है वो ये अपने ऊपर देखें कि वो एलिजिबल हैं बच्चे को गोद लेने के लिए या नहीं है। दूसरी एलिजिबिलिटी के बाद जो है अगर मान लो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर बच्चे को तहत कर रहे हैं तो वो सारी प्रक्रियाएं जो मैंने बताई हैं वो सारी प्रक्रिया पूरी करें, अडॉप्शन डीड को रजिस्टर्ड कराएं। और अगर मान लो जी, वो कारा के नियमों के तहत बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वहां कारा जो है पूरे नियमों का पालन होने के बाद ही बच्चे को गोद देती है, और तभी जाकर के, क्योंकि वहां कोर्ट का ऑर्डर होता है जी, जब बच्चे को गोद दिया जाता है, वो कारा जो है वो अपने सारे नियमों का पालन होने के बाद ही किसी बच्चे को गोद देती है। कारा पूरी तरह से देखती है कि जो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज भी है या नहीं है, वो मेंटल स्टेबल भी है या नहीं है, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स देखती है, उनकी एज देखती है, और बाकी जो कारा की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी जो है अडॉप्टिव पेरेंट्स को फुलफिल करनी होती है। तो जी। ये है, ये जो रिक्वायरमेंट बेसिकली है, ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए आरिफ साहब, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले मिल पाएं। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज भी भेज सकते हैं। तो बस आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।